यूरोप में राष्ट्रवाद की कहानी के साथ एक बार फिर मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। और पीछे हमने सफर की शुरुआत की फ्रांस की राज्य क्रांति से। नेपोलियन युग का पतन हुआ, मेटरनिक युग का आगमन हो चुका है और उसी युग में अभी हम चल रहे हैं। आज आपके बीच में जिस पड़ाव पर हमारी कहानी पहुंची है वह है फ्रांस की जुलाई की क्रांति। फ्रांस की जुलाई की क्रांति नाम से ही स्पष्ट है, जुलाई 1830 ईस्वी में घटित हुई। इस कारण से उसे जुलाई की क्रांति के नाम से हम जानते हैं। लेकिन उसकी भूमिका क्या थी? किसी क्रांति की कोई न कोई जमीन होगी जिसके कारण वो होती है। 1815 ईस्वी के वियना कांग्रेस के बाद वियना कांग्रेस में व्यवस्था की गई। नेपोलियन ने जिन सुधार कार्यों को किया था, फ्रांस की राज्य क्रांति के जिन आदर्शों को, स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद, इनको जहां जहां तक फैलाने की कोशिश की गई थी, 1815 के वियना कांग्रेस में बैठकर प्रतिक्रियावादी तत्वों ने मिलकर फैसला किया कि कैसे इसे दबाया जाए, कैसे ये जो वृक्ष का रूप ले लिया है इसको समाप्त किया जाए। और इस कारण से नेपोलियन को एक तरफ कैदी बनाकर अलग भेज दिया जाता है और दूसरी तरफ जहां जहां नेपोलियन ने एक कह सकते हैं राजतंत्र को कमजोर किया था, वहां से पहले के जो राजवंश थे उसे ही फिर से सत्ता पर बैठाया जाता है, उन्हें सत्ता दी जाती है। इसी कड़ी में फ्रांस में भी राज सत्ता एक बार फिर से आ गया बुर्बो राजवंश। बुर्बो राजवंश से हम वाकिफ हैं। 1789 की राज्य क्रांति उसी राजवंश के राजा के समय में हुई थी, उसी राजवंश के दौरान हुई थी। लेकिन 1789 से लेकर 1815 ईस्वी तक उनको सत्ता से बेदखल कर दिया गया था, परंतु फिर से वियना कांग्रेस के पास आ गया और लुई 18वां को गद्दी दे दी। हालांकि लुई 18वां कारण को समझा था वह कि 1789 की फ्रांस की राज्य क्रांति का कारण क्या था, और साथ ही फ्रांस में जो परिवर्तन हो रहे थे इसको वह समझ रहा था। इसलिए यद्यपि था राजा, राजवंश से रिश्ता था, फिर भी वह उसमें उदारता थी। वह कह सकते हैं कि फ्रांस के क्रांति के जो आदर्श थे उसमें विश्वास रखता था, और राजा बनने के बाद उसने जनता में यह विश्वास भरने की कोशिश की कि मैं परंपरागत रूप से जो बुर्बो राजवंश के राजा होते थे उस तरह का नहीं हूं। मैं फ्रांस की, यानी हर संभव कोशिश उसने किया फ्रांस की जनता की राजा। उसने घोषणा भी किया कि संवैधानिक राजतंत्र फ्रांस में अपनाया जाएगा। चला भी उसकी घोषणा 1824 से लेकर के 1848 ईस्वी तक, यानी इसकी घोषणा करने के बाद 24 नहीं 1815 से ही कहा जाए तो 1848 के बीच में चला। लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ, बीच में 3-4 वर्ष उन जो कह सकते हैं फ्रांस की राज्य क्रांति के स्वतंत्रता, संप्रभुता, भ्रातृत्व, उदारवाद, राष्ट्रवाद, ये सब जो तत्व सब थे जो प्रस्फुटित हुए फ्रांस की राज्य क्रांति से, वो थोड़ा सा दबने लगा। कब दौर आया? 1824 ईस्वी में लुई 18वां की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लुई 18वां की मृत्यु के बाद उसी राजवंश का दूसरा शासक आता है, चार्ल्स दसम। जरा सोचिए कि अभी जो राजा थे वो तो उदारवादी थे, लेकिन यह घोर प्रतिक्रियावादी था, परिवर्तन का कट्टर विरोधी, और किसी भी प्रकार के संवैधानिक राज व्यवस्था का, राजतंत्र का समर्थक नहीं था। इसका ये मानना था कि जिस प्रकार से इंग्लैंड में राजतंत्र है, वैसे राजा होने से, बने रहने से अच्छा है कि जाकर जंगल में लकड़ी काटना। मैं वैसा राजा नहीं हो सकता जिसपे कानून थोपे जाए। इसलिए यह निरंकुश होता चला गया। इसके अन्याय अत्याचार बढ़ते चले गए, और अन्याय अत्याचार तो तब और चरम पर आ गया जब इसने एक कट्टर प्रतिक्रियावादी शब्द को थोड़ा सा हम समझ लें फिर से एक बार। इसका एक सामान्य अर्थों में हम कह सकते हैं जो परिवर्तन का विरोधी होता है, सुधार में विश्वास नहीं रखता है, कुछ ही मुट्ठी भर लोगों के माध्यम से ही
सत्ता को चलाना चाहता है। यानी उसका मानना नहीं है, बाकी जनता को बस केवल समझा जाता है कि आप केवल काम करने के लिए आए हो, राजा की सुख सुविधाओं को पूरा करने के लिए आए हो। उसने पॉलीग्निक घोर प्रतिक्रियावादी को अपना प्रधानमंत्री बनाया। चार्ल्स दसम ने पॉलीग्निक को प्रधानमंत्री बनाया। पॉलीग्निक प्रधानमंत्री बनने के साथ ही शुरू कर दिया है, पहले से ही महत्वाकांक्षी दमनकारी चार्ल्स दसम का प्रधानमंत्री। अब ये दोनों राजा और मंत्री मिलकर के फ्रांस की जनता को काफी सताने लगते हैं। ऐसी ही स्थिति में जुलाई महीने की 1830 का वर्ष आता है। 1830 ईस्वी के 25 जुलाई 1830 को पॉलीग्निक ने अध्यादेश जारी किया। इस अध्यादेश में 4 बातें मूल रूप से थी। पहली बात के तहत, यानी पहला जो उसकी शर्तें थी, उसके तहत प्रेस की स्वतंत्रता को लगभग खत्म कर दिया गया, या उसे यूं समझ ले बिल्कुल उसे काट छांट कर की स्वतंत्रता नाम मात्र की रहने दी। उसके बाद जो अभी जो प्रतिनिधि सदन बने थे, वहां जो प्रतिनिधि सदन स्थापित हुआ था, जो निर्वाचित प्रतिनिधि थे, उनकी मान्यता खत्म कर दिया और कहा कि हम अगस्त में चुनाव करवाएंगे, यानी नई प्रतिनिधि सदन होंगे। और ध्यान में रखें, सबसे बड़ी बात तो क्या हो जाती है कि चुनाव में सब लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है। कुछ खास वर्ग के लोग, कुलीन वर्ग के लोग, अभिजात वर्ग के लोग, पादरी वर्ग के लोग, ये तमाम लोग वो लोग थे जो राजशाही से किसी न किसी तरीके से निकट थे। ऐसे समझे, या तो ये राजा को संरक्षण प्रदान करते थे या राजा इनको संरक्षण प्रदान करते थे। पर इन लोगों को ही केवल वोट देने का अधिकार दिया गया, बाकी लोगों को कहा गया कि आप वोट भी नहीं कर सकते। लेकिन फ्रांस की जनता, अभी कहते हैं ना, वक्त की घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। 25 जुलाई को अध्यादेश जारी हुआ और 26 जुलाई 1830 ईस्वी से ही पेरिस की सड़कों पर नौजवान, विद्यार्थी, मजदूर, आम जनता पेरिस की उतर आई अध्यादेश के विरोध में। यानी एक तरफ चार्ल्स दसम और पॉलीग्निक के अन्याय अत्याचार बढ़ते जा रहे थे, और कहते हैं घनघोर अंधेरा में ही कहीं क्रांति का प्रकाश हो या आशा का हो। बीज जो होता है वह कहीं अंधेरा के गर्भ में, कोख में पलते रहता है। और यही ऐसा ही कुछ वहां होता है। 26 जुलाई को विरोध जो शुरू हुआ था, 27 जुलाई आते आते चरम रूप ले लिया, उग्र रूप ले लिया। विरोध क्रांति का रूप ले लेता है। जगह जगह राजा के सैनिक और कुलीन वर्ग के लोग के साथ आम जनता का संघर्ष शुरू हो जाता है। राजा का अपने राज व्यवस्था पर, अपने तंत्र पर नियंत्रण कमजोर हो जाता है। आश्चर्य होगा सुनकर कि बहुत सारे सैनिक राजा के थे जो क्रांतिकारियों का साथ देने लगे। महज 3 दिन में 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई यूरोप, फ्रांस अपने इतिहास का ये 3 गौरवपूर्ण दिवस समझता है। हमें ध्यान में रखना है, 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई फ्रांस के इतिहास के 3 गौरवमयी, 3 गौरवपूर्ण दिन। इन 3 दिनों में बोर्बो राजवंश के अन्यायी और कहा जा सकता है जो सामंती सोच पर थी राजा की, उसकी कब्र खोद दी जाती है। और 31 जुलाई को चार्ल्स दसम को भागकर इंग्लैंड में जाकर शरण लेना पड़ता है। आम जन की जो ये क्रांति, इतना आखिर जोश भरने वाला कौन था? एक वृद्ध व्यक्ति जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा हो चुका था, और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस के साथ, तो सोचिए जरा सा, जो 1776 ईस्वी, 1830 ईस्वी, यानी एक लड़ाई उसने 54-53 साल पहले लड़ी थी। कितना बूढ़ा होगा वह व्यक्ति था, लफायते। सैल्यूट करते हैं हम ऐसे शौर्य पराक्रम, चाहे जिस देश के भी हो। और इसने नेतृत्व प्रदान किया युवकों का। नेतृत्व भी किसका किया? युवकों का, ऊर्जा का, फ्रांस की ऊर्जा का नेतृत्व किया। और देखते ही देखते वहां पे बोर्बो राजवंश का अंत हो गया। इसे हम क्रांति इसलिए भी कहते हैं क्योंकि 1830 ईस्वी की जुलाई क्रांति से बोर्बो राजवंश का अंत हो गया। एक नए राजा आए,
जिसे हम कह सकते हैं गणतंत्र में विश्वास रखने वाले, गणतांत्रिक मूल्यों की इज्जत करने वाले, संवैधानिक राजतंत्र की। वो असंवैधानिक था, अराजक राजतंत्र था, स्वेच्छाचारी राजतंत्र था, लेकिन अब जो राजा बने वो संवैधानिक राजतंत्र से उनको बनाया गया और उनका रिश्ता अर्लियंस वंश का था। बुर्बो राजवंश खत्म हो गया, अर्लियंस वंश के राजा लुई फिलिप बने। इन्होंने हर संभव कोशिश की कि मैं जनता का राजा बन सकूं, वंश का राजा नहीं, जनता का राजा, जनता का सेवक बन सकूं। फ्रांस में उसके बाद इसके चूंकि बहुत सारे ऐसे घटनाएं इतिहास में घटित होती है जिसके उस समय के परिणाम से कहीं ज्यादा बाद के जो परिणाम होते हैं वो उसको प्रभावित करता है। कुछ ऐसा ही हुआ। यह जुलाई की क्रांति जुलाई महीने में घटित हुई थी, इसलिए हम इसे जुलाई की क्रांति के नाम से जानते हैं। आगे यूरोप में क्या होता है, सफर हमारा जारी रहेगा, यूं ही हम आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे। ये जो बोर्ड फेरी के शब्द हैं, थोड़ा सा इसको इस पक्ष और उस पक्ष से रिलेट करके देखिए। 1824 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। चार्ल्स दशम उसी वर्ष गद्दी पर बैठे। 1830 ईस्वी वो वर्ष था जब सारी घटनाएं घट रही थी। उसी वर्ष में पॉलीग्रीक को बनाया गया था प्रधानमंत्री, और पॉलीग्रीक ने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही 25 जुलाई 1830 को अध्यादेश जारी किया और 26 जुलाई को पेरिस की सड़कों पर फ्रांस की जनता ने विरोध करना शुरू किया। 27, 28, 29 जुलाई को यह चरम पर गया और फिर वही स्थिति आई 31 जुलाई को, जब चार्ल्स दशम को गद्दी छोड़नी ही नहीं पड़ी, वरन देश भी छोड़ना पड़ा, ब्रिटेन में जाकर शरण लेना पड़ा। और फिर लुई फिलिप साहब अर्लियंस वंश के फ्रांस की गद्दी पर बैठे। फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। बहुत बहुत धन्यवाद।